छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 में दूसरा पाठ प्राणी एवं पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने आमाशय में भोजन का पाचन पढ़ा और उसके पार्ट्स अग्न्याशय, पित्राशय के बारे में अध्ययन किया। अब आ रहा है भोजन। इस आमाशय के पश्चात जो भोजन हमारा पहुंचता है क्षुद्रांत में। कहाँ पहुंचता है? क्षुद्रांत में। इस क्षुद्रांत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर के क्षुद्रांत की जो भित्तियां हैं यहाँ पहुंच जाता है और इन भित्तियों द्वारा रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं हम अवशोषण। जो भोजन है यहाँ से पचा हुआ भोजन यहाँ पहुँचता है तो इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है, दोनों साइड में भित्ति है, आंतरिक भित्ति है, यहाँ पर रुधिर कोशिकाओं द्वारा उसका अवशोषण कर लिया जाता है, जिसे हम अवशोषण कहते हैं। इस प्रक्रम को आगे है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में इस प्रकार की उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें प्रवर्ग कहते हैं। ये प्रवर्ग इस प्रकार की संरचना है, इस प्रकार की संरचना उंगली के ऊपर उंगली जैसी उंगली है ना, इस टाइप की संरचनाएं होती हैं। ये प्रांगूर्या प्रवर्ग कहलाते हैं। ये प्रवर्ग अंगुली की संरचना के समान उभरी हुई आकृति है। प्रवर्ग रसांकुर, रसांकुर, दीर्घरोम, दीर्घरोम, ये इनके और नाम है। दीर्घरोम, रसांकुर, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण का कार्य करते हैं। जो भोजन यहाँ से आमाशय से भोजन चला था, इधर पहुंच गया क्षुद्रांत में, तो भोजन का अवशोषण इनका कार्य क्या है? यदि एक भोजन है, भोजन इतनी सतह पर ही एक संपर्क में आए, इससे क्या है? उसके संपर्क का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। भोजन के संपर्क का जो भित्त जाने पर उसके ये रसांकुर है, इनके ऊपर 4 साइड भोजन जाएगा तो भोजन के लिए जो अवशोषण का क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इससे भोजन के पाचन के लिए क्षेत्रफल, आंतों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो ये रसांकुर कहलाते हैं। पचे भोजन के अवशोषण तो ये तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल बिछा होता है। सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं होती है इसके अंदर, और ये रुधिर वाहिकाएं जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण करके और हृदय तक ले जाने का कार्य करती है। दीर्घरोम की सतह पर पचे भोजन का अवशोषण होता है तो यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। वह उनका जटिल पदार्थों के उपयोग के में काम आता है। जहाँ जटिल पदार्थ बनाने के उपयोग करते हैं, इसे कहते हैं, इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। इसको स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा अवशोषित भोजन, अवशोषित जो है पदार्थ, उनको रुधिर वाहिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उससे जटिल पदार्थों के निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। कहते हैं इसको स्वांगीकरण। जटिल पदार्थों का निर्माण इसमें होता है जब ये पचा हुआ भोजन रुधिर वाहिकाओं द्वारा पहुंचा जाता है, आगे पहुंचाया जाता है। अवशोषित पदार्थों का कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन प्लस जल इनमें होता है। किसकी सहायता से?
CO2 की सहायता से, CO2 की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज का विखंडन होता है। किसका होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है। और इसमें इस प्रक्रम के अंदर अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयोग में ली जाती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, कुछ भोजन तो पाचित हो जाता है, वह तो अवशोषित कर लेता है, और जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वह आगे बृहदांत्र में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? आगे बृहदांत्र में चला जाता है। ये पार्ट तो आपका यहाँ तक का दिखाई दे रहा है, आपके जो आमाशय के पार्ट से और यहाँ तक का जो पार्ट है, जो कंप्लीट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कुंडलित भाग है। आमाशय से निकलने के पश्चात ये जो पूरा कुंडलित भाग दिखाई आपको दे रहा है, ये सारा कंप्लीट किसका है? क्षुद्रांत का पार्ट है। किसका? ये क्षुद्रांत का पार्ट है। और यहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है इस पूरे कंप्लीट पार्ट में। जो बिना बचा हुआ भोजन होता है वह यहाँ से इस बृहदांत में, बड़ी आंत में चला जाता है। किसमें चलाता है? बड़ी आंत में प्रवेश कर देता है। ये भी आकृति इस प्रकार की होती है, कुंडलित आकृति होती है। ये बृहदांत से हो जाती है। इस बृहदांत में कुछ जो पदार्थ बच गए उनका अवशोषण किया जाता है। यह चौड़ी छोटी होती है, इसकी आकार जो इसका जो लंबाई है वो 1.5 मीटर होती है। ये छोटी होती है और चौड़ी होती है। ये जो हमने ये पार्ट था बृहदांत का, ये छोटा था, मतलब इसकी जो मोटाई थी कम थी और इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। इसकी चौड़ाई यहाँ करके अधिक चौड़ी है इसकी बजाय। यह बृहदांत की चौड़ाई क्षुद्रांत की चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है, चौड़ी होती है। ये 1.5 मीटर की होती है, 1.5 मीटर की होती है। इसमें मुख्य कार्य क्या है? जल और कुछ जो लवण थे जो उनका हमें शरीर के लिए आवश्यकता होती है, उन जल और लवणों का अवशोषण करती है। कौन करती है? बृहदांत। बृहदांत क्या करती है? जल व लवणों का अवशोषण करती है। जल व लवणों का अवशोषण करती है। अवशोषण, जल व लवणों का अवशोषण होता है बृहदांत में होता है। क्षुद्रांत के बाद का पार्ट है बृहदांत। बृहदांत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। इसमें क्षुद्रांत के बाद जो अपचित भाग होता है भोजन का वह जाता है और इसमें जल का व लवणों का अवशोषण हो जाता है। अब एक जो ये जो बचा हुआ भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है, ये कहाँ जाता है? अंत में यहाँ इसका अंतिम भाग मलाशय है, वहां जाकर के एकत्रित हो जाता है। कहाँ जाता है? ये मलाशय में। जल और लवण है उनका अवशोषण के पश्चात बचा हुआ पार्ट है, भाग है, वो मलाशय में एकत्रित हो जाता है और समय समय पर वह मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मल द्वार, यह मल द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जिसे निष्कासन कहते हैं। दस्त के बारे में एक आपके पुस्तक में क्रियाकलाप दिया है। कभी कभी हमें जल रूपी पतले दस्त हो जाते हैं और इस स्थिति में हम यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता या अपच के कारण खाद्य का विषाक्त होने हम में से ऐसा भोजन ले लें जो संक्रमित हो, उसके कारण हमारे शरीर में यानी दस्त की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाद्य विषाक्तता और अपच, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाए, ऐसी स्थिति में होता है। अगला है भारत में विशेषकर बच्चों में अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। दस्त जो यदि अधिक अवस्था में हो जाए तो हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल और लवणों की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए हमें लवणों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? आप पानी को उबाल करके उसमें नमक और चीनी डाल करके उसका सामान्य रूप से सेवन करें ताकि आपके शरीर में जल की पूर्ति हो जाए। और इसे
चिकित्सक के पास जाने से पूर्व रोगी को उबाल करके ठंडे किए हुए जल में एक चुटकी नमक व चीनी घोल कर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं। नमक चीनी का जो घोल होता है क्या होते हैं? जीवन रक्षक घोल, जीवन रक्षक घोल। ये ORS अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज से आप लेते हैं, वो क्या है? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जीवन रक्षक घोल। इसमें नमक और चीनी, नमक प्लस चीनी, उबले हुए पानी में नमक और चीनी आप मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? जीवन रक्षक घोल बन जाता है। जब दस्त की स्थिति हो जाती है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लवणों की कमी हो जाती है, और लवणों की पूर्ति करने के लिए चिकित्सक डॉक्टर हमें ORS का घोल देते हैं। और घर में हम प्राथमिक उपचार के लिए क्या करते हैं? पानी को उबाल करके और उसमें हम नमक और थोड़ी सी चीनी, कुछ मात्रा कम नमक डाल करके उसको समय समय पर पीते रहें, तो उससे भी हमारे शरीर में जल की और लवणों की पूर्ति होती रहती है। छात्रों, अपना प्राणियों में पोषण का ये पार्ट था कंप्लीट हो गया है। इसके पश्चात अब आएगा रूमिनेंट, यानी जंतुओं में पोषण। रूमिनेंट जो उगाल करके भोजन करते हैं, जुगाली करके भोजन करते हैं, उसके बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।